और भारत सरकार इस बात से अवगत है कि जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, चाइना के साथ लगती हुई या नॉर्थ ईस्ट की स्टेट हैं, उसके अंदर ज़्यादा जल्दी काम करवाने की आवश्यकता है कि ताकि सभी को इंटरनेट उपलब्ध हो, टेलीफोन फैसिलिटी उपलब्ध हो पाए। आज के दिन कुल मिलाकर के जहां 2G का मसला है वहां 97% कवरेज है, जहां 3G का मसला है वहां 63% कवरेज है, और जहां 4G का है वहां पॉपुलेशन जो कवर होती है वो 30% होती है। लेकिन ये नेशनल एवरेज है। अरुणाचल के लिए शायद इससे कम हो, लेकिन हम पूरी तरह से इस बात से अवगत हैं। पूरा प्रयास होगा कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जल्द से जल्द ये सुविधा उपलब्ध कराई जाए, और इस सुविधा को उपलब्ध करवाने के लिए ग्राम पंचायत को कनेक्ट करने के लिए भारत सरकार की एक योजना है भारत नेट, जो कुल मिलाकर के 2.5 लाख जो पंचायतें हमारे देश के अंदर हैं उनको कनेक्ट करेगी आने वाले समय के अंदर। गांव तो ज़्यादा हैं, 6.5 लाख के करीब हैं, लेकिन पंचायतें कुल मिलाकर के 2.5 लाख हैं, और 2 फेज़ के अंदर इसको कनेक्ट करने के लिए भारत सरकार ने सोचा है, और अरुणाचल प्रदेश प्रायोरिटी तौर के ऊपर लिया जाएगा सरकार की तरफ से। डॉक्टर किरीट सोलंकी। धन्यवाद सभापति जी। मैं सरकार का, खास करके हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी का आभारी हूं कि उन्होंने विमुद्रीकरण करके काले धन को समाप्त करना, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसके साथ साथ लोगों को नेट बैंकिंग के लिए प्रोत्साहित किया है, और मैं विशेष आभारी इसलिए हूं कि सरकार ने भीम ऐप को लॉन्च किया है, जिसकी वजह से बाबा साहेब आम्बेडकर जो बड़े अर्थशास्त्री थे उनके नाम पर यह होगी, और उसमें डिजिटल थंब इंप्रेशन लगा के ट्रांजैक्शन होगा। मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था की वजह से आने वाले समय में गांव के देहाती लोग, गरीब लोग, किसान, दलित, उनको बहुत फायदा मिलेगा। मैं आप सरकार से, आपके माध्यम से मैडम, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हम भीम ऐप को इम्प्लीमेंट करने में और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनके दायरे में लाने के लिए हम कितने समय में कितने लोगों को इसमें इंक्लूड कर सकेंगे? धन्यवाद। मैडम, भीम एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है जो अनेक बैंकों को एक छतरी के नीचे लाने का प्रयास कर रही है। जब डिजिटलाइजेशन भारत सरकार की तरफ से छेड़ा गया तो उस टाइम अलग अलग बैंकों ने अपनी अपनी अलग अलग एप्लीकेशन लगा दी थी, और असुविधा होती थी कंज्यूमर्स को। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के माध्यम से नीति आयोग ने एक ऐसी एप्लीकेशन निकाली जो सबको एक ही छतरी के नीचे ला देती है, और आज के दिन भीम एप्लीकेशन लागू थोड़े ही दिन पहले हुई है। 361 करोड़ रुपए करीब इस एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों ने खरीद फरोख्त करी है। आने वाले समय के अंदर मुख्य रूप से मुख्य धारा के अंदर आने के उपरांत ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा पाएगी। आज के दिन केवल 3% डिजिटल ट्रांजैक्शन होने लग रहे हैं। कुछ मुल्क ऐसे हैं विश्व के अंदर जहां पर 90% तक पहुंच गया है मामला, खासतौर पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर। तो भीम एप्लीकेशन के माध्यम से और 2-4 और इंटरफेस वर्टिकल्स हैं, उनके माध्यम से जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस होंगे वो मैं समझता हूं अगर 20-22% भी अगर हो जाए तो काफ़ी खासा फ़ायदा जनता को होगा। काफ़ी काला धन जो कैश के रूप के अंदर इस्तेमाल हो करके और खजानों के अंदर भरा जाया करता था, उसके अंदर भी कटौती आएगी। और मैं समझता हूं कि भारत के लिए ये डिजिटलाइजेशन एक बड़ा भारी अच्छा फ़ायदा करने वाला एक मुहिम है। एमबी राजेश। Madam Speaker, through you, I would like to seek a reply from the Honourable Minister regarding a serious issue related to the security of digital transactions. Madam Speaker, recently 32 lakhs of credit and debit cards were blocked by State Bank of India, ICICI, HDFC and Axis Bank. Further, personal details, including those related to the Aadhaar cards and PAN cards of 70 lakh people
came in social media. All these shows serious lapses existing in cyber security. Further, we do not have a regulator and we don't have a grievance redressal mechanism in this sphere. A lot of people, Madam Speaker, lot of people, including some of our colleagues, MPs and top bureaucrats, lost their money in this process. And not including me, but many of my colleagues lost money. And even money was withdrawn from abroad. Sir, Madam Speaker, I would like to know from the Honourable Minister, what are the measures already taken by the government and what are the new measures in this serious scenario? What are the new measures the government has proposed or government intends to implement in order to ensure security of digital transactions? Thank you, ma'am. Madam, I empathize with the honourable member regarding digital security. There is no system which is 101% foolproof. But India is a software-rich country. Our professionals have gone even outside of the country and made a name for themselves in America and Europe. So whatever is the lacuna in the digital cyber security will be filled by Indians within India, and the Information Technology Ministry is quite aware of the concerns that have been expressed by the honourable member. I can only assure him that they are looking into it, and all the loopholes that there would be in the cyber security at present and which are likely to occur in the future will be addressed by the Information Technology Ministry itself. And some measures have already been taken, like encryption of cards, like Aadhaar-enabled payment systems which have retina and the thumb impression. Only then can you withdraw the money. So security features have already been incorporated into all these 4 verticals. But still, if there are some verticals which have not been able to perform as per expectation, those loopholes have to be plugged, and the IT Ministry is in the process of doing so. दुष्यंत चौटाला जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, क्योंकि आज 3 दिन हो गए सदन के अंदर हम डिजिटलाइजेशन की चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण से लेकर कल जब हमने डिमोनेटाइजेशन के ऊपर बिल पारित किया, हर जगह डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात हुई थी। इस देश ने देखा कि दिवाली से पहले लगभग 20 लाख से ऊपर डेबिट कार्ड्स हैक हुए थे, और डिजिटल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। मंत्री जी बता रहे थे कि ऑप्टिक फाइबर देश के कोने कोने तक बिछाई गई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो ऑप्टिक फाइबर बिछाई गई है, कब तक सरकार उनको पूरी तरह ऑनलाइन कर उन पर डिवाइसेस लगाकर लोगों को पॉइंट 0 तक सुविधा देने का काम करेगी, और क्या कदम डिजिटल सिक्योरिटी के लिए, खास तौर पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, क्योंकि हम बहुत बड़े लेवल पर ट्रांजैक्शन को ऑनलाइन कर रहे हैं, उसके लिए क्या सरकार कोई स्पेशल थेफ्ट प्रोटेक्शन नेटवर्क तैयार करेगी, जिसके माध्यम से जो कमेरा आदमी है उसकी जो पैसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के तहत, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि देयर हैज बीन अ फेलियर रेट ऑफ 56% ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। तो क्या भारत सरकार आने वाले समय में डिजिटल ट्रांजैक्शन की प्रोटेक्शन के लिए कोई नया सिस्टम क्रिएट करने जा रही है? धन्यवाद। मैडम, ऑलरेडी मैं जवाब दे चुका हूँ इस विषय का कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने खास तौर के ऊपर जो इसके अंदर एक्सपर्ट्स हैं उनके माध्यम से सब लूप होल्स को प्लग करने का प्रयास आज के दिन जारी करा हुआ है, और जहाँ जहाँ पर कोई खामियां नज़र आती हैं उसको पूरे करने का पूरे तौर के ऊपर प्रयास करा जाएगा। प्राइवेट एंटरप्राइज से भी सलाह ली जाती है, और जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं उनसे भी सलाह ली जाती है। और क्योंकि हिंदुस्तान एक सॉफ्टवेयर इनेबल्ड कंट्री है, मैं समझता हूँ कि जो खामियां माननीय सदस्य ने दर्शाई हैं आने वाले समय के अंदर उनको पूरा कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 श्री टी राधाकृष्णन, श्री SR विजय कुमार ने। मिनिस्टर, क्वेश्चन नंबर 82। Yes, the answer is laid on the table. Yes. KC Venugopal ji. Rail accident is one of the major concern of the people of India.
Honorable Minister know that recently there are a series of accidents has happened which cause lots of lives also. In Kerala, my own state, in my own constituency, one derailment has happening. Track renewal is the most priority work which has to do for addressing this accident mainly. When I was in assurance committee, madam, we have got an answer from the railway officers that the railway need 1,85,000 crores for track renewals and safety measures. But the finance department replied that they have no money, that railway themselves find out. That is what the last budget, Honorable Finance Minister presented there, 1 lakh crore rupees for safety measures, which is not in the budget, which is anticipating this will come from extra budgetary resources. My direct question to the Honorable Minister, if the government has the priority for, in Kerala only, within 100 kilometers, there are 203 patches. Within 100 kilometers, there are 203 patches in the track itself. How can the people rely on railway nowadays? Yes. Therefore, my submission that whether the minister is sure that this track renewal is given most priority instead of bullet train, we have to give priority of this track renewals in the country. That is whether the minister give a top priority for safety, especially in the track renewals. Madam, I want to put this issue into perspective. Yes. It is not an issue to score political points. There have been accidents before, and we want to ensure that there will not be any accidents in future. That's our mission, our hope, and our will. I thank the Honorable Prime Minister. For the first time, we have set aside, not a small amount, 1 lakh crore. I wish my friend is a professor. He has gone through the paper. It is already provided in the budget. 1 lakh crore for the 5 years, 20,000 per year, and that's the amount we'll spend on safety-related works. I want to put the issue into perspective. As I said, that number of accidents in Indian Railways is 0.1% per million train kilometers, which is globally accepted indicator of safety, which was 0.1 per kilometers in 2015-16. Sorry, it was 2.3 in 15-16 has come down to 0.1, less than half in the current situation. It is true, there have been certain, so number of accidents have come down, but recently we have noticed a trend in which there have been only the kind of accident was derailment. And madam, I want to, so first let me answer this question. So we have provided 1 lakh crore. Track renewal, which you are asking a question directly, is to be in the region of 5,000 crores per year. We increased 16-17, 6,700 crore, and 17-18 budget, which I hope all of you will pass in the next few days, has 10,000 crores for track renewals. And I am very confident that entire track renewal will be over. But we are not only relying on that. This is the old way of looking at it. Madam, we are using the utmost highest form of technology, which is probably one of the best in the world. We had got 4 countries, or rather 5, Japan, Korea, Italy, France and Germany. We have actually talked to them. Their delegations came immediately after the accident thanks to the diplomacy. We must understand the relationship of this. When the accident took place, thanks to the diplomatic initiatives of our Honorable Prime Minister, those countries sent delegations immediately and without expecting anything. And we are using ultrasonic flaw detector testing, which will ensure cracks will be known even beforehand. Vehicular, that is PERT cards, which will move at a speed, which will locate whether there is any problem. Automatically then they will do a detailed investigation. Trial of ultrasonic broken rail detection system, which is already set up in 2 zonal railways on an experimental basis, which costs about 10 lakh per kilometer, which is embedded into the system. And then other issues, but I'm just confining to track renewal. But madam, I want to really take this house into confidence and tell you something which is really worrying. In the last few days, we have been noticing something very unusual activity. Madam, even today you must have read in the newspaper,
But in the last about 1 year, there have been 7 bomb blast attempts, 58 cases of sabotage, and 3 cases of track tampering attempt to sabotage, which we were able to prevent. Luckily, many of these cases alert railway people, others have helped us to avoid serious accidents. But these accidents which are taken place, we have not taken it lightly. We already set up an investigating agency. NIA is investigating into this. You must have read in the newspaper reports that they have arrested some people. We are going into the root cause to prevent it. But this is one part. We are taking a systemic changes to ensure that first of all, we'll provide enough money for track renewal. We'll provide enough money on an ongoing basis for 5-year program for entire overhauling of the safety mechanism. At the same time, use mechanization in a big way. So all of this is part of overall strategy. We have created this safety says. We are using new technologies. At the same time, recently, and it's an ongoing process, we had a massive program of each and every employee getting himself again accustomed to what are the safety bill he should follow. All the unions were involved. Each and every employee participated to this. So the whole idea is to gear up the entire organization to face these challenges. I understand it's a big issue, and therefore I had taken the House into confidence when this accident took place in Kanpur. We had set up a multidisciplinary agency to look into this. Forensic is an important element of it. I would like to, Madam, announce today that Railway Protection Force, I already directed the DG RPF, there is no wing to go into forensic. The National Forensic Laboratory based in Gujarat, Mr. Dr. Vyas, we already roped him in, and we are definitely working on a completely comprehensive strategy. So let me assure you one thing, that this is an important issue. We are not, whatever cost, safety will be accorded #1 priority. We are doing that, and we are not just saying it, we are putting the money where it is needed. Therefore, the safety fund also has been created. So I hope all of you will work with us to ensure safe and good travel for all the railwaymen, keeping politics aside. संजय जयसवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो मैं मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने सैबोटेज को भी माना, क्योंकि इसमें जो 4 कारण दिखाए उसमें अपराधियों का नहीं लिखा गया था। जबकि इतिहास में पहली बार हुआ अध्यक्ष महोदय कि मेरे लोकसभा क्षेत्र का एक साइकिल चोर व्यक्ति मोती पासवान ने कानपुर जितनी बड़ी घटना कर दिया। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार इतिहास में 30 दिनों के भीतर नेपाल के उस क्रिमिनल को दुबई से डिपोर्ट करके और उसके बाद उसका NIA द्वारा अरेस्ट करा गया। इसके लिए यह इतिहास में पहली बार घटना है कि 30 दिनों में यह पूरी कार्रवाई हुई है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है समपारों पर दुर्घटनाओं का। आजकल प्रधानमंत्री सड़क योजना हर जगह पे बन रही है। मेरे यहाँ सुगौली से एक रघुनाथपुर जाने का रास्ता है, उस प्रधानमंत्री सड़क योजना का उद्घाटन 4 मंत्रियों ने, उस समय के ग्रामीण विकास मंत्री, उस समय के हेवी स्टील मंत्री, उस समय के खाद्य मंत्री, सबों ने मिलकर उसका शिलान्यास किया था। और उसमें एक रेलवे क्रॉसिंग आता है शीतलपुर ढाला। प्रधानमंत्री सड़क योजना जब बनती है तो उसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर रेलवे क्रॉसिंग है तो उसका क्या प्रबंध हो रहा है। आज वह डिस्ट्रिक्ट टाउन से जोड़ने का मेन रोड है, और जब भी मैं मंत्री जी से पूछता हूं कि यह 26 किलोमीटर की सड़क में आप कब रेलवे क्रॉसिंग बनाइएगा, तो वो कहते हैं कि हमारे नक्शे में नहीं है। अगर आपके नक्शे में नहीं है तो इतनी बड़ी 26 किलोमीटर की प्रधानमंत्री सड़क योजना की रोड कैसे बन गई? और जब रोड बन गई तो यह रेलवे का कर्तव्य बनता है कि इस तरह के प्रमुख सड़कों पर रेलवे का ढाला पर क्रॉसिंग, रेलवे लेवल क्रॉसिंग बनाया जाए। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध होगा कि क्या वह इस तरह के जो प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कें बन गई हैं और उन पर हजारों ट्रैफिक जा रहा है पर कोई रेलवे अनमैन्ड क्रॉसिंग नहीं है, उसको मैन्ड क्रॉसिंग करने का काम करेंगे कि नहीं, खास करके शीतलपुर ढाला के बारे में मेरा यह प्रश्न है। मैडम, हमने सड़क मंत्रालय के साथ में सहयोग द्वारा ये तय किया है कि जहां भी संभव है इस तरह के अनमैन लेवल क्रॉसिंग तो पूरी तरह से दूर करने का हमने जो ऐलान किया उसके बारे में मैंने सदन को अवगत किया ही था, लेकिन अभी ये भी करेंगे। और आपने जो एक स्पेसिफिक आपके चुनाव क्षेत्र के बारे में जो बात कही है उसके ऊपर हम जरूर ध्यान देंगे। ओके, नाउ श्री मोहन जटुआ जी। Thank you, Madam Speaker, for allowing this supplementary. Madam, I come from West Bengal, and that is the southernmost part of Bengal, that is Sundarban area. Sundarban area is neglected from development from different sectors. In regarding communication, Madam,
actually railway stands in the way of very good communication in the area. In 2009, madam, when Mamata Banerjee was railway minister, he introduced several programs in Sundarban area. I'm not mentioning all the programs, though there are some survey in many cases, but thereafter nothing has been done. Okay. In one case, madam, Namkhana, Chandannagar and Bakhali, it is hardly 18 to 19 kilometers. The proposal was the extension of that railway line from Namkhana up to Namkhana line is very much there, from Namkhana to Chandannagar and then Bakhali. Among this, up to Chandannagar, the money was sanctioned and everything was done, and some work also started when Mamata Banerjee was railway minister. Thereafter, madam, nothing has been done. Nothing has been done. This is abandoned totally. Yes. I know. About safety, I know, madam. We are discussing on the safety measures of the railway. Yes. But at the same point, madam, Please, it is good that we are discussing safety, madam. We will it have is good discussion. to hear that honorable railway minister has taken a lot of actions on safety matters. Yes. But in my Sundarban area, madam, there is no line, so no question of safety, madam. So, madam, let there be some line first. Okay. Some action was taken, money was allotted, thereafter nothing has been done. So I want to know, madam, from the railway minister, please. when the action will be taken up again, so that the extension of this 19 kilometer only can start and can be completed. On safety measures, no. Yes. Yes. Madam, we have increased the allocation for state of West Bengal considerably in the course of last 3 budgets. Many new lines have been included. Sundarban, of course, is one of the most sought after place. Part of Sundarban is in 1/3 in India, 2/3 in Bangladesh. So it's a very good. So we'll consider this in view of while talking to the state government. Baijayanta Panda ji. Thank you, Madam Speaker. Madam, I want to raise a very specific aspect of safety. The Honourable Minister has given a comprehensive reply and mentioned unmanned level crossings. But there is a problem with manned level crossings also, where the road traffic has become so much that they are blocked for many hours. For example, Madam, in Tangi, in my constituency, every day about 3 to 4 hours the crossing is closed, and at a time about 45 minutes. People get so frustrated, they wriggle under the crossing, and they are exposed to safety threat. Now, the railways, in collaboration with state governments, has been jointly funding railway overbridges. I recently conducted a review with the Works Department of my state. 20 railway overbridges are under construction, but they tell me it is halted because although the state has given its funding, the railways funding is not proportionately made. Now, I thank the Honourable Prime Minister that in this budget, 1 lakh crores has been made available for safety. Will the Honourable Minister commit that wherever railway overbridges are needed, they will be expedited, and where funding is pending from the railways, he will expedite it? Madam, I am little surprised. My good friend has said that railways funding is not awarded. More or less, I will have to go into the specific case. But most of the cases, the problem is the other way around. That we have provided the funding and the state government doesn't come forward. So I really appreciate that state, probably it is because Orissa has got 400% more allocation, as we will all appreciate. The Chief Minister has publicly appreciated many times, amount of allocation. So probably part of that could have come here, but I will definitely look into this. So I will definitely look into this. But a broader issue is what you are saying, manned level crossing are necessary for safety reasons. Obviously, this manned level crossing is a historical reality, that there have been, the population was settled along the railway tracks much after the railways was built. So it's a real issue, part of our urban planning issue. I think we really need to take a broader view, taking on board the state governments in terms of larger planning issues. But I will look into this specific case because coming it from you. Yes, Meenakshi ji. सेफ्टी के संदर्भ में जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्षा जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि खास तौर पे उत्तर पूर्व के अंदर जो
जानवर और मनुष्य का कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। और जो रेलवे लाइन है वो जंगल के बीच में से जा रही है, उसके संदर्भ में क्या ऐसा कुछ प्लान है कि उस लाइन को या तो फॉरेस्ट से बाहर किया जाए या वहां पर ओवरब्रिज करके उसको जंगल के ऊपर ले जाया जाए? ऐसा कुछ है तो उसकी हमें जानकारी दे दो। मैडम, ये एनिमल के सेफ्टी का भी इश्यू है और ये बिल्कुल सही है कि बहुत सारी प्रोटेक्टेड एरिया से भी रेलवे लाइन जब गुजरती है, और आपको पता होगा कि हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स है वो भी कॉरिडोर से जाते हैं। यहीं एलिफेंट जाना है तो एक कॉरिडोर से जाएंगे तो बीच में से उनको तो पता नहीं चलेगा। इसीलिए हमने हाल ही में इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों से बातचीत की, आसाम के साथ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी हमारे हाथियों की मौत की खबर आई थी। मैंने खुद, हमारी मीटिंग भी हुई, हमने चीफ मिनिस्टर से भी बातचीत की है और हम लोग इसके ऊपर कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करें। एक ये, दूसरा भी एक चैलेंज है क्योंकि जब ट्रेन गुजरती है तो उसका जो बड़ी मात्रा में शोर बनता है, आवाज़ आता है, उसकी वजह से भी जो नॉइस पोल्यूशन होता है उसकी वजह से भी वाइल्ड लाइफ में खतरा आता है। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ करने की कोशिश करें, लेकिन ये बिल्कुल सही है, हम इसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। अपरूपा जी, शॉर्ट क्वेश्चन ऑन सेफ्टी ओनली। Thank you, Speaker Madam. Thank you, Speaker Madam, to allow me to speak on this question. Madam, रेल एक बहुत महत्वपूर्ण मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब हमारे ऑनरेबल सीएम अभी के और उस टाइम के रेल मंत्री थी, वो काफ़ी आदमी के लिए काम किए हैं। इज्जत मंथली से लेके बहुत भी प्रोग्राम्स किए। तो मैं आपके द्वारा एक ही क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी on safety measures, whether the government has conducted any survey to assess the safety mechanisms of railway in last 3 years, and if yes, the details should be given. And madam, in my constituency I have written couple of times about Kamarkundu railway gate from 2014, 15, 16, but it is still awaiting, and from rail minister written letter has been written that encroachment should be removed from state government. State government have already removed, have cleared it, but the project is pending. Thank you, madam. Yes. Madam, एक तो the question is about conducting survey. As I mentioned, it is also already in the body of the answer itself, कि हम लोगों ने सभी जो अलग अलग बिंदु है उसके ऊपर ध्यान देखते हुए सेफ्टी के लिए किया है। एक बिंदु शायद उसमें मैंने पहले बात में नहीं कहा कि हमारे पास 55,000 कोचिज है। इसमें से सिर्फ 5,000 कोचिज ऐसे हैं जो एलएचबी कोचिज है। जो रिमेनिंग 50,000 कोचिज है वो भी सेफ्टी के एंगल से वल्नरेबल है। तो हमने तय किया है दो तरह से उसके ऊपर अटैक करेंगे। एक तो 1 अप्रैल से नॉन एलएचबी कोचिज का मैन्युफैक्चरिंग हमने बंद कर दिया है। जो बचे हुए 50,000 कोचिज है उसको रिटोफिटिंग करेंगे, उसको कपलिंग करके भी, यानी जो सर्वे की जो आपने बात की 3 साल में, तो हमने पूरी मात्रा में अगले 4-5 सालों में पूरा काम करेंगे। और ये बहुत बड़ी मैडम, आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 10% कोचिज हमारे देश में जो चलते हैं वो सिर्फ एलएचबी कोचिज है। तो इसके ऊपर करेंगे। आपके चुनाव क्षेत्र के बारे में आपने जो पूछा है, अब मैं उसको मैं देखूंगा अभी मेरे क्वेश्चन नंबर 83, श्री के अशोक कुमार, नॉट देयर। श्री नलिन कुमार कटिल, नॉट देयर। आज क्या बात है, प्रश्न पूछ वाली गाय पे। मिनिस्टर, with your kind permission, yes. I may be permitted to answer this question on behalf of Sri Manoj Sinha. Yes, yes, you are already, that's why. The statement is laid on the table of the House. Yes. If any no, it's okay. Sri Ashoklal Meena. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इंटरनेट सेवा और मोबाइल सेवा में पिछले 2 साल में काफ़ी सुधार हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि देश में बने राष्ट्रीय राजमार्गों पर इंटरनेट सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है? यदि हाँ तो मेरे लोकसभा क्षेत्र उदयपुर की अरावली पर्वतमालाओं के बीच से गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 8 और 76 पे जो गुजर रहे हैं, उन यात्रियों के सुविधाओं के लिए इंटरनेट सुविधा की कोई योजना है? धन्यवाद। मैडम स्पीकर, सबसे पहले इसमें मैं माननीय सदस्य को ये बता दूं
कि किस तरह डिजिटल इंडिया का जो है विजन जो हमारा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से हो, गवर्नेंस से हो, सर्विस प्रोवाइड करने से हो या डिजिटल एम्पावरमेंट से हो, ये विजन एरिया है। इसमें अर्बन और रूरल, मैं रूरल पे आता हूं, और इसमें जहां तक ऑप्टिकल फाइबर ग्राम पंचायत कवरेज की बात है, भारत नेट का कार्यक्रम है, और उसका एक फेज के बाद में डायरेक्ट जो वाईफाई नेटवर्क है वो किस तरह वर्क करेगा। तो सबसे पहले मैं माननीय सदस्यों को ये बता दूं कि जिस हिसाब से ग्राम पंचायत जो है ऑप्टिकल फाइबर जो है पूरे देश में 76,089 ग्राम पंचायत में जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन साथ साथ माननीय सदस्यों को मैं ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि मई 2014 तक ये जो भारत नेट का ऑप्टिकल फाइबर का कार्यक्रम शुरू हुआ 2011 में हुआ, और मई 2014 के पहले 3 साल में सिर्फ 59 ग्राम पंचायत कवर हुई थी, और मई 2014 के बाद में 76,089 ग्राम पंचायत कवर हुई है, और मई 2014 के पहले 256 किलोमीटर का काम हुआ था, और हमारे टाइम में मई 2014 के बाद में 1,72,257 किलोमीटर का काम हुआ है। और यही नहीं, उसके बाद में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पाइप जहां ऑप्टिकल फाइबर ले डाउन हो गया, उसके बाद में ग्राम पंचायत तक पहुंचा। लेकिन कनेक्टिविटी की जहां तक बात है, मई 2014 तक सिर्फ 56 ग्राम पंचायतें जो हैं उनको कनेक्टिविटी दी गई, लेकिन मई 2014 के बाद में 16,355 ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी दी गई। अब मैं माननीय सदस्यों को विजन बता दूं कि हम इसको 3 फेज में कंप्लीट कर रहे हैं। जो पहला फेज है, अभी बजट घोषणा हुई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बताया, 1 लाख ग्राम पंचायतों को जो फाइबर केबल जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल मार्च 2017 तक हो जाएगा। और उसके बाद में सेकेंड फेज जो है 1,50,000 रिमेनिंग ग्राम पंचायत हैं, क्योंकि पूरे देश में 2,50,000 ग्राम पंचायत हैं। सेकेंड फेज में है वो करीब करीब दिसंबर 2018 में कंप्लीट हो जाएगा। और थर्ड फेज में है वो रिंग आर्किटेक्चर के रूप में पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक और ब्लॉक से ग्राम पंचायत कि अगर कहीं केबल कट भी हो जाए तो एक रिंग आर्किटेक्ट पूरा बनेगा देश में, जिससे कनेक्टिविटी कोई इफेक्ट नहीं होगी। और जहां तक माननीय सदस्य ने यह सवाल उठाया हाईवेज वगैरह का, तो मैं माननीय सदस्यों को यह बता दूं कि उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा 2023 तक, और उसके पहले जो जिस ग्राम पंचायत में हमने एक पॉइंट दे दिया कनेक्टिविटी का, उसके बाद में वाईफाई नेटवर्क, जो वाईफाई नेटवर्क है हॉट स्पॉट्स के द्वारा उस पूरे गांव में वाईफाई नेटवर्क होगा। और इसी वाईफाई नेटवर्क के आधार पे जो है वो हाईवेज वगैरह को भी कनेक्ट किया जाएगा। तो ये प्रोग्राम है 2018 तक। और उसके साथ साइमल्टेनियसली ये बता दूं कि 1 लाख ग्राम पंचायत जुड़ने के साथ साथ वाईफाई हॉट स्पॉट जो है वो लगना शुरू हो जाएगा, जिससे उस एरिया में वाईफाई नेटवर्क कवर होगा। तो ये प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 83 करोड़ पॉपुलेशन हमारे गांव में रहती है, और जो आज एक डिजिटल डिवाइड देश में बहुत बड़ा बना हुआ है, उस डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने यह कार्यक्रम बनाया है, आने वाले दिसंबर 2018 में जो है हमें पूरे देश में जो है नेटवर्क की सुविधा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। के.एच. मुनियप्पा जी। Madam, by giving an opportunity. Last day, the presidential address, the Honorable Prime Minister has mentioned that Rajiv Gandhi has brought this telecommunication in the world scenario. Yes. India is one of the most important country in the world scenario regarding the telecommunication. At the same time, he was saying that at least 40% to accept to add to the telephone the credit facilities. Unfortunately, the country... Question, please. Question. Yes, I am coming to the question. Yes. The total population is crossing more than
130 crore. At least the internet connectivities for the landline and all, at least the panchayats, when they are going to reach to communicate the headquarters of the panchayats, that's the most important area where it is required. Panchayat is a very important center. May I know from the Honorable Minister how many years to reach or how many months to reach the compulsory every panchayat? That's only I'm saying. अभी मैंने डिटेल में माननीय सदस्य को मैं एक बार पुनः बता दूं कि हमारी फर्स्ट फेज में मार्च 2017 तक हम 1 लाख पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को, और दिसंबर 2018 तक रिमेनिंग 1,50,000 ग्राम पंचायत, टोटल देश में 2,50,000 ग्राम पंचायत हैं। दिसंबर 2018 तक सारी ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।